गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं निर्भय। आज मैं आपके लिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में एक समरी लेके आया हूँ जो एनसीईआरटी के सबसे बैक साइड में आपको मिलने वाला है। तो थोड़ी देर हम लोग मिल के स्टडी करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ते हैं समरी में और फिर कोशिश करते हैं कि हम अपने स्तर पे आपको कुछ एक्सप्लेन करें। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये तो सबको पता है, जिसको हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज टेकन इन बाय लिव्स थ्रू स्टोमेटा एंड यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट प्रिंसिपली ग्लूकोज एंड स्टार्च। तो फोटोसिंथेसिस करके कोई प्लांट्स क्या करते हैं? पहले तो फोटोसिंथेसिस होता है कैसे? एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है 6 मॉलिक्यूल और 12 मॉलिक्यूल वाटर का वो रूट के थ्रू सॉइल से लेता है और फिर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन देयर क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल दे फॉर्म स्टार्च। पहले तो ग्लूकोज बनाता है बट जब स्टोरेज की बारी आती है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। चलो नेक्स्ट। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, मेनली द लीव्स। आपको पता है लीव्स में मीजोफिल सेल होते हैं और मीजोफिल सेल ही मेजोफिल सेल ही रिस्पॉन्सिबल है लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करने के लिए। नेक्स्ट लाइन है, विद इन द लीव्स द मेजोफिल सेल हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर CO2 फिक्सेशन। तो CO2 फिक्सेशन जिसको हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेजोफिल सेल। और मेजोफिल सेल कहाँ होते हैं? ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। खास करके ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कौन होते हैं? लीफ होते हैं। तो लीफ में मेजोफिल सेल होते हैं और मेजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेल होते हैं और क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको पता ही होगा, ग्रेना और फिर स्ट्रोमल लेमिलाई। हाँ, तो इन ग्रेनल थैलेक्वाइड स्ट्रोमल लेमिलाई, इनके मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं। और आपको ये भी पता ही होगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स जो है 4 टाइप के खास करके होते हैं, क्लोरोफिल ए, हाँ, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। इस पे बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी हम लोग समरी पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के जो बैक साइड में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विद इन द क्लोरोप्लास्ट द membranes are sites for light reaction while the chemosynthetic pathway occurs in stroma। थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा कि एक क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनेल होगा जो एक मीजोफिल सेल के अंदर होता है और ये क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक मीजोफिल सेल के अंदर। तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो गया जिसको हमने क्या बोला? स्ट्रोमल लेमिलाए, जो पतला धागा जैसा स्ट्रक्चर होगा और ये स्ट्रोमल लेमिलाए जुड़ा होगा किससे? हाँ, प्लेट जैसा गट्ठर लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्या? ग्रेना। तो और ये ग्रेनल थैलेक्वाइड और ये धागा जैसा स्ट्रक्चर स्ट्रोमल लेमिलाए, इन पे होता है कुछ फोटो सिस्टम्स होते हैं जिसमें ये कैपेसिटी होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाए और लाइट एनर्जी से वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर पाए या ट्रांसफॉर्म कर पाए इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। अच्छा, लाइट रिएक्शन इसको बोलते हैं। जो स्ट्रोमा पे हुए ना, उन सारे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। कौन सा स्ट्रोमा? स्ट्रोमल लेमिलाए और ग्रेनल थैलेक्वाइड के ऊपर जो पिगमेंट्स होते हैं, फोटो सिस्टम्स होते हैं, वो क्या करता है? लाइट रिएक्शन करता है। और एक और फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन इन्वॉल्व करता है जिसको हम बोलते हैं क्या? कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हैं। लाइट रिएक्शन तो हो गया किस पे? फोटो सिस्टम के थ्रू, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पे होगा, किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल के अंदर। और इसी क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल के अंदर जो स्ट्रोमा होता है, मतलब कि जो स्पेस होता है, उन स्पेस के अंदर होता है क्या? उन स्पेस के अंदर क्या होता है? डार्क रिएक्शन। अब नेक्स्ट लाइन लिखा है, फोटोसिंथेसिस हैज़ 2 स्टेज, लाइट रिएक्शन एंड द कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन। इस बात पे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है,
In the light reaction, the light energy is absorbed by the pigments present in the antenna and funneled to special chlorophyll A molecules called reaction center. देखिए, जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया अगर सेल ऑर्गेनेल, इसको आप क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं। क्या बोलोगे? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ग्रेना बोल दें, और ये भी ग्रेना मान लीजिए आप। इस ग्रेना को जोड़ने वाले को स्ट्रोमा लेमिलाई बोलते हैं। तो इस पे होता है कुछ पिगमेंट्स जिसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। हाँ, आप इसको फोटो सिस्टम फर्स्ट बोल दो। यहाँ पे भी कुछ मेम्ब्रेनस सिस्टम के ऊपर कुछ और फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, इसको भी फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं। लेकिन जो ये एप्रेस्ड पार्ट है, ये दबा हुआ पार्ट जो ग्रेना का है, हाँ, ग्रेनल थैलेक्वाइड का, इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं ना, इसको बोलते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड। क्या बोलते हैं? फोटो सिस्टम सेकेंड। इन्हीं स्ट्रक्चर्स के ऊपर लाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी, हाँ, या बोलिए सेलुलर एनर्जी करेंसी के फॉर्म में कन्वर्जन करने की ताकत होती है। किसमें? PS1 में और PS2 में। ठीक है, तो आप इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप मेम्ब्रेनस सिस्टम। और ये जो खाली स्पेस है ना, इसको बोलते हैं आप स्ट्रोमा। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। और यहाँ पे क्या होता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड में क्या होता है? लाइट रिएक्शन। तो यहाँ पे होती है लाइट रिएक्शन और यहाँ पे होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या? कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कि लाइट रिएक्शन को बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी चाहिए, डार्क रिएक्शन में जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी बनती है लाइट रिएक्शन के दौरान। चलो ठीक है। अब PS1 और PS2 के बारे में तो आपके दिमाग में है कि जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनके एप्रेस्ड पार्ट यानी दबे हुए पार्ट पे क्या बनता है? दबे हुए पार्ट पे क्या होता है? PS2 होता है। ठीक है, और जो खुला हुआ पार्ट है उस पर क्या होता है? PS1 होता है। और जो स्ट्रोमल लेमिलाए है, पतला सा मेम्ब्रेन है, उस पर क्या पाया जाता है? PS2 वहाँ भी पाया जाता है। कि PS1 तो खुला हुआ पार्ट पे PS1 और दबे हुए पार्ट पे PS2। दैट्स ऑल। PS1 की खासियत क्या है? कि PS1 हैज़ अ 700 नैनोमीटर एब्जॉर्बिंग क्लोरोफिल A P700 मॉलिक्यूल एट इट्स रिएक्शन सेंटर। देखिए, रिएक्शन सेंटर जैसे आपको बताएं कि PS1 PS2 इन दोनों में एक खासियत है क्या? ये मान लो आप PS1 है, इसमें जो रिएक्शन सेंटर होगा ना, इसमें जो रिएक्शन सेंटर होगा वो क्लोरोफिल A पिगमेंट से बना होगा। और ये चारों तरफ रिएक्शन सेंटर घिरा पड़ा रहता है बाकी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, जिसको आप क्लोरोफिल B के नाम से जानते हो, कैरोटिनॉइड्स के नाम से जानते हो, ज़ैंथोफिल के नाम से जानते हो। ठीक है, किसके नाम से जानते हो? ज़ैंथोफिल के नाम से जानते हो। तो ये रिएक्शन सेंटर है। एक और रिएक्शन सेंटर है जो PS2 का होगा। किसका होगा? PS2 का होगा। किसका होगा? PS2 का होगा। मेरी बातों पे फोकस कीजिएगा। हाँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनना आप। ये भी हो गया। इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप क्या बोलोगे? देख लो, दिख रहा है ना? दिख रहा है? इसको आप PS2 बोलोगे कि PS1 बोलोगे? इसको आप PS2 ही बोलिए। और ये यहाँ पे जो रिएक्शन सेंटर होता है, रिएक्शन सेंटर यहाँ भी होता है। रिएक्शन सेंटर जब भी बनता है वो क्लोरोफिल पिगमेंट से ही बनता है। रिएक्शन सेंटर जिससे बनता है वो क्लोरोफिल A पिगमेंट होता है वहाँ पे, और उसके चारों ओर घिरा रहता है एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट में 3 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल B, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर 2 फोटो सिस्टम्स PS1 एंड PS2. PS1 has a 700 nanometer absorbing chlorophyll A P700 molecule at its reaction center, while PS2 has a P680 reaction center that absorb red light at 680 nanometer. देखिए, आपको ये भी पता ही होगा कि क्लोरोफिल A ही होता है रिएक्शन सेंटर के अंदर, चाहे वो PS1 हो या PS2 हो। बस PS1 के जो क्लोरोफिल A होते हैं रिएक्शन सेंटर में, PS1 के, उसमें 700 नैनोमीटर या 7000 एंगस्ट्रम की रेड लाइट का वेवलेंथ को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है। लेकिन जो PS सेकेंड में, फोटो सिस्टम सेकेंड में जो होती है रिएक्शन सेंटर,
दैट मीन्स वहाँ पे भी क्लोरोफिल ए पिगमेंट होगी। तो PS सेकेंड के जो रिएक्शन सेंटर होंगे उसमें 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्व करने का कैपेसिटी होता है। तो 680 PS सेकेंड और 700 नैनोमीटर PS फर्स्ट। हालांकि दोनों होते हैं रेड लाइट ही, दोनों होते हैं रेड लाइट ही, चाहे वो P680 हो या P780 हो। अच्छा देखिए ना, PS फर्स्ट को अब हम P700 के नाम से जानेंगे और PS2 को हम P680 के नाम से जानेंगे ड्यू टू देयर लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है क्या कि आफ्टर एब्जॉर्बिंग लाइट इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड ट्रांसफर्ड थ्रू PS2 एंड PS1 एंड फाइनली टू NAD फॉर्मिंग NADH। देखिए होता है क्या, आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था ग्रेनल थैलेकॉइड, उसके ल्यूमेन में होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जब ये अच्छा वहाँ पे कौन सा फोटो सिस्टम पाया जाता है? PS2 स्ट्रोमा लेमिलाई के एप्रेस्ड पार्ट पे, सॉरी ग्रेनल थैलेकॉइड के ल्यूमेन में कौन सा फोटो सिस्टम पाया जाता है? PS2। एप्रेस्ड पार्ट में PS2 और नॉन एप्रेस्ड पार्ट में PS1। तो PS2 जो है वो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में इन्वॉल्व करता है। क्या PS2 जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में इन्वॉल्व करता है। जब ये वाटर स्प्लिट होते हैं तो बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑक्सीजन। ये होता है क्या ल्यूमेन के अंदर, ग्रेनल थैलेकॉइड के ल्यूमेन के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। और यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप मारता है और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर करने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है अप हील पे, यानी कि हाइयर ऑक्सीडेशन, हाइयर रेडॉक्स पोटेंशियल पे। हाइयर लोअर रेडॉक्स पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन बना, यहाँ से जंप मारा हाइयर रेडॉक्स पोटेंशियल पे, कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को डाउन हिल किया जाएगा, गिराया जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पास होती है और वहीं पे इस ऊपर से गिरते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है ETS, किसमें? ATP में। और ये इलेक्ट्रॉन के पास जब एनर्जी कम हो जाती है तो ये चली जाती है कहाँ? PS1 के रिएक्शन सेंटर में। अभी PS2 में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ और अप हिल हुआ, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया कोई, फिर वहाँ से डाउन हिल किया गया, ETS बीच में आया और ETS के पास ATP बना। ATP कैसे बनता है? ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों को जोड़ने में कुछ एनर्जी लगती है जो इलेक्ट्रॉन डाउन हिल में आते हुए वो एनर्जी उसको प्रोवाइड की। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आ चुका है कहाँ पे? PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर में और उसके पास एनर्जी है नहीं। लेकिन जैसे ही सन से 700 नैनोमीटर रेड लाइट एनर्जी गिरती है तो PS फर्स्ट उस इलेक्ट्रॉन को फिर से एक्साइट करती है और वो इलेक्ट्रॉन अप हिल फिर से करती है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को फिर से डाउन हिल करती है और डाउन हिल करती है तो वहाँ पे एक NADP रिडक्टेज नाम की एंजाइम होती है जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती है फाइनली, और NADP जो है वो कन्वर्ट हो जाती है NADPH में, जो कि 3 ATP के बराबर एनर्जी अपने अंदर समाये रखती है। ठीक है, तो अभी आपने देखा क्या कि PS2 के पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, अप हिल हुआ, फिर डाउन हिल हुआ। डाउन हिल में ETS जो है एक वहाँ पे ATP बनाया, फिर उसके बाद अप हिल हुआ PS2 में भी, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर वहाँ से डाउन हिल हुआ NADP रिडक्टेज एंजाइम, फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खपत हो गया। तो आप जो ये देख रहे हो रेडॉक्स पोटेंशियल का ऐसा, तो ये जेड जैसा शेप का जो दिखता है ना, इसलिए इसको जेड स्कीम बोलते हैं। ठीक है, और इसी को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगला लाइन क्या लिखा हुआ है, तो हमने क्या देखा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते, PS1 भी PS2 भी। ठीक है, और इसमें एनर्जी के नाम पे ATP भी बनती है और NADPH भी बनती है, याद रखना आप। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड। ये चीज़ तो आप समझ ही गए। आप याद करो, जब अभी जेड स्कीम हमने शुरू किया था तो PS सेकेंड जहाँ पे है यानी ग्रेनल थैलेकॉइड के ल्यूमेन में आपने क्या देखा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ। तो वाटर जब टूटा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ऑक्सीजन बना, जो कि हमने पहले ही बताया। ये जो प्रोटॉन बना, ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप होता है
तो ग्रेनल थैलेक्वाइड के अंदर खूब सारा प्रोटॉन बनता है, ठीक है। चलो अभी थोड़ी देर याद रखना। अच्छा एक और चीज़ याद करो, अभी जो NADP रिडक्टेज एंजाइम, हाँ, जो PS फर्स्ट के हेड के ऊपर बैठा हुआ है और उसका मुंह किधर है, स्ट्रोमा के इधर मुंह किए हुए है, तो स्ट्रोमा के इधर मुंह किए हुए है, वहाँ पे आपको हमने बताया कि NADP, तो उसको अब सुधार करते हैं, NADP प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन, लेकिन वो हाइड्रोजन कहाँ का है, स्ट्रोमा का है। तो स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन बोले तो प्रोटॉन जो है वो NADP को बनाने में खर्च हो रहा है, तो प्रोटॉन का लेवल कम हुआ कहाँ पे, स्ट्रोमा में। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ तो वहाँ पे प्रोटॉन बना, कहाँ बना, ल्यूमेन के अंदर बना। स्ट्रोमा के बाहर तो कम हो रहा है, ल्यूमेन के अंदर बढ़ रहा है, तो इससे क्या होता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट स्ट्रोमल ग्रेनल थैलेक्वाइड के अंदर, ल्यूमेन के अंदर तो बढ़ता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, लेकिन स्ट्रोमा में घटता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड अक्रॉस अ मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेक्वाइड, द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्यू टू मूवमेंट थ्रू द F0 पार्ट ऑफ द ATP एज एंजाइम रिलीज एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। कहने का मतलब अभी जो आपने देखा, क्या देखा तो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो ल्यूमेन है ना, उसके मेम्ब्रेन को आप ऐसे गोल गोल घेर दो। अभी हम कहाँ पे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो था, उसके अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, वहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, और प्रोटॉन ग्रेडियंट कम हुआ कहाँ पे, स्ट्रोमा के अंदर। इलेक्ट्रॉन अब भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, प्रोटॉन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना ल्यूमेन के अंदर, तब वो ग्रेनल थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए वो स्ट्रोमा की तरफ निकलती है। कहाँ निकलती है, स्ट्रोमा की तरफ निकलती है। तो बोला जाता है क्या, उस बीच में मेम्ब्रेन पे जो रास्ता है ना, उसको बोलते हैं CF0, ठीक है, उसको ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल भी बोलते हैं। और स्ट्रोमा के इधर हेड किए हुए है कौन, CF1, कौन किया हुआ है, CF1। तो CF1 कहाँ पे है, स्ट्रोमा की तरफ मुँह किए हुए है, और CF0 कहाँ है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, जो कि ग्रेनल थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पे होता है। तो प्रोटॉन किधर से पास होती है, CF0 से पास होती है और CF1 की तरफ होते हुए जाती है, लेकिन रास्ते में वहाँ पे ATP सिंथेज एंजाइम जो है, ATP सिंथेज एंजाइम इस प्रोटॉन के निकलने वाली एनर्जी को क्या करता है, ATP बनाने में खर्च करता है। किस में खर्च करता है, ATP बनाने में खर्च करता है। तो अभी आपने देखा कि प्रोटॉन के ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होते हैं, जिसके कारण ATP सिंथेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, ATP बनाता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। नेक्स्ट लाइन है, द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्यू टू मूवमेंट थ्रू द CF0 पार्ट ऑफ द ATP सिंथेज एंजाइम रिलीज enough energy for synthesis of ATP. Splitting of water molecules is associated with PS2, resulting in the release of O2 protons and transfer of electron to PS2. ये सब चीज़ हम सीख ली है, ठीक है। तो splitting of water associated with PS1 और PS2, ठीक है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिलेटेड टू PS1 और PS2 बोथ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ध्यान से सुनना है। हाँ, इन द कार्बन फिक्सेशन साइकिल CO2 इज एडेड बाय द एंजाइम रूबिस्को टू अ 5 कार्बन कंपाउंड RuBP दैट इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। देखिए कार्बन फिक्सेशन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है, ये बात तो हम जानते ही हैं। तो स्ट्रोमा में जो होता है, तो स्ट्रोमा में ये C3 साइकिल या कार्बन फिक्सेशन या कैल्विन साइकिल जो होता है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि एटमॉस्फेयर से क्या किया जाता है, CO2 को एक्सेप्ट किया जाता है। कौन किया एक्सेप्ट, RuBP। RuBP का फुल फॉर्म राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नो, वो तो रूबिस्को का फुल फॉर्म है। तो रूबिस्को क्या है, एक एंजाइम है, और वो क्या करता है, RuBP को हेल्प करता है CO2 के एसोसिएशन में या कैप्चरिंग में या फिक्सेशन में। तो RuBP क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर है, किसका, CO2 का। और इसमें कौन हेल्प कर रहा है, कौन सी एंजाइम, रूबिस्को।
रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। RUBP जो है प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 फिक्सेशन में, और ये कितने कार्बन के होते हैं? 5 कार्बन के होते हैं। और एक CO2 को एक्सेप्ट किया तो कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन 2 मॉलिक्यूल में टूटता है, 3-3 के, और वो उन 3-3 के जो कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल। ठीक है, और वो कितने कार्बन के हैं? 3 कार्बन के। कितने कार्बन के? 3 कार्बन के, और उसका नाम क्या है? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो हमने देखा RUBP एटमॉस्फेयर से CO2 को फिक्स किया विद द हेल्प ऑफ रूबिस्को, और RUBP जो है वो 5 कार्बन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और वो प्राइमरी एक्सेप्टर है। और प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 को फिक्स करने के बाद कितने मॉलिक्यूल बनाए? 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन बनाए, जो 2-3 मॉलिक्यूल ऑफ PGA में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है क्या कि दिस इज कन्वर्टेड टू शुगर बाय द केल्विन साइकिल एंड द RUBP इज रीजनरेटेड। अब आप केल्विन साइकिल तो जानते ही हो, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर उसके बाद रिडक्शन हुआ। रिडक्शन में एनर्जी खर्च होती है। कहा जाता है कि एक रिडक्शन में 2 ATP खर्च होती है। कितने? एक रिडक्शन में 2 ATP खर्च होती है, 2 ATP और एक NADPH। देखिए अभी लाइट रिएक्शन में ATP बनी थी और NADPH बनी थी, और वो खर्च हो रही है कहाँ पे? जब ग्लूकोज बनने का प्रोसेस होता है, यानी डार्क रिएक्शन जब होता है, जिसको हम कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट तो कार्बोक्सिलेशन हो गया, उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई। फिर उसके बाद रिडक्शन हुआ। रिडक्शन में क्या होता है कि PGA कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ठीक है, और कहा जाता है एक CO2 के फिक्सेशन में जब रिडक्शन होता है तो 2 ATP और 2 ATP और कितने? 2 ATP और 2 ATP और 2 ATP और 2 NADPH की खर्च होती है। आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा। 2 ATP और 2 NADPH की खर्च होती है, और फिर उसके बाद एक CO2 फिक्सेशन होता है। बाकी 5 कार्बन जो बचे हैं वो वापस से रीजनरेशन में चला जाता है। किस में जाता है? रीजनरेशन में, और रीजनरेशन में फिर से एक ATP की खर्च होती है। तो कार्बोक्सिलेशन में कितने ATP? एक भी ATP नहीं, एक भी NADPH। रिडक्शन में कितने ATP NADPH? 2 ATP की खर्च होती है, 2 NADPH की भी खर्च होती है। रीजनरेशन में कितने ATP और कितने NADPH की खर्च होती है? ओनली एक ATP की खर्च होती है। तो ओवरऑल एक CO2 के फिक्सेशन में कितने ATP का खर्च हुआ? 3 ATP का खर्च हुआ। और कितने NADPH का खर्च हुआ? 2 NADPH का खर्च हुआ। ठीक है, लेकिन एक CO2 के फिक्सेशन में ऐसे ऐसे कितने CO2 फिक्सेशन करना पड़ेगा एक ग्लूकोज बनाने के लिए? 6। तो केल्विन साइकिल 6 बार होगा तो एक ग्लूकोज बनेगा। क्लियर? चलो ठीक है, तो टोटल ATP कितने खर्च हुए? 18। 6 × 3 ATP और 6 × 2 NADPH, तो 12 NADPH और 18 ATP का कंजम्पशन हुआ डार्क रिएक्शन में एक ग्लूकोज को तैयार करने में। नेक्स्ट लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ATP एंड NADPH सिंथेसाइज्ड इन द लाइट रिएक्शन आर यूटिलाइज। जो लाइट रिएक्शन में ATP बना, NADPH बना, वो खर्च होता है कहाँ? डार्क रिएक्शन में। रूबिस्को ऑल्सो कैटेलाइजेस अ वेस्टफुल ऑक्सीजनेशन रिएक्शन इन C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन। देखो C3 प्लांट जो होते हैं उसमें क्रैंज एनाटॉमी नहीं होते, C4 प्लांट्स में क्रैंज एनाटॉमी होते हैं। अब ये क्रैंज एनाटॉमी क्या है? तो आप बोलेंगे क्या कि अगर बंडल सिथ सेल है और वो मीजोफिल सेल से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है चारों तरफ से, तो इसको बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी, जो कि C3 प्लांट में नहीं होते हैं। और नहीं होने के कारण केल्विन साइकिल कैसे होता है? कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में होती है। तो क्रैंज एनाटॉमी किस में नहीं होता है? C3 प्लांट में नहीं होता है, जिसके कारण रूबिस्को, आपको रूबिस्को का फुल फॉर्म पता है क्या? बताओ। रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। देखो इसके नाम में कार्बोक्सिलेशन भी है और ऑक्सीजनेशन भी है। मतलब ऑक्सीजन की जब कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में हाई होती है तो रूबिस्को क्या करता है? ऑक्सीजनेशन वाली प्रॉपर्टी करता है, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि बहुत बैड प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, क्योंकि रूबिस्को अब वापस रीजनरेट नहीं हो सकती अगर एक बार ऑक्सीजनेशन हो गया तो। लेकिन कार्बोक्सिलेशन होता है तो रीजनरेशन तो हो ही जाता है। तो रूबिस्को एंजाइम बर्बाद हो जाती है अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हो जाए और ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाए।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रूबीज को अगर ऑक्सीजनेशन करती है तो इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। रूबीज को अगर कार्बन डाइऑक्साइड से फिक्सेशन करती है तो इसको कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन इज़ बैड प्रोसेस और गुड प्रोसेस फॉर प्लांट्स। तो अभी थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि ये प्लांट्स के लिए एविल है, राक्षस है। चलो नेक्स्ट, रूबीज को ऑल्सो कैटेलाइज अ वेस्ट पुल। ये तो हम समझ लिए, रूबीज को ऑक्सीजनेशन भी कर सकती है और कार्बोक्सिलेशन भी कर सकती है। अच्छा प्रोसेस कौन होता है, कार्बोक्सिलेशन। बैड प्रोसेस कौन होता है, बैड प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन। चलो, सम ट्रॉपिकल प्लांट्स शो अ टिपिकल टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल्ड C4 पाथवे। देखो C4 पाथवे क्या होता है कि आपको बता ही दिए, C4 प्लांट में C4 पाथवे होता है और C3 प्लांट में C3 साइकिल होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि C4 प्लांट में C3 साइकिल भी होगा और C4 साइकिल भी होगा, लेकिन C3 प्लांट में ओनली C3 साइकिल ही होगा। तो कोई भी धरती पे ऐसे प्लांट्स नहीं होते जिसमें C3 साइकिल नहीं होगा। C3 साइकिल जब भी बोले ना, केल्विन साइकिल याद रखना, वही कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, C4 पाथवे किस में पाया जाएगा, C4 प्लांट में। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है और ये ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, मतलब आप बोल सकते हैं इंडिया वाले रीजन को ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हैं मैक्सिमम। इन दिस प्लांट्स द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन दैट टेक्स प्लेस इन द मेसोफिल सेल। देखो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि C4 प्लांट में क्या होता है, क्रैंज एनाटॉमी होता है, मतलब एक बंडल सिट सेल चारों तरफ से मेसोफिल सेल से घिरा पड़ा रहता है। और आपको याद रखना है कि इस अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या बोले हम कि एक मेसोफिल सेल नहीं, ढेर सारे मेसोफिल सेल एक बंडल सिट सेल को घेर के रखता है। और रूबिस्को एंजाइम होता है बंडल सिट सेल के अंदर। रूबिस्को एंजाइम कहाँ होता है, बंडल सिट सेल के अंदर। और मेसोफिल सेल के अंदर अब रूबिस्को नहीं होता है। मेसोफिल सेल के अंदर अब होता है एक खास टाइप का एंजाइम जिसका नाम है पेप्केज। क्या नाम है, पेप्केज। और अब जो है CO2 का फिक्सेशन पेप्केज कराएगा, प्राइमरी CO2 का फिक्सेशन पेप्केज कराएगा C4 प्लांट में, C4 पाथवे में। तो और करता क्या है, पेप्केज जो है हाँ CO2 का फिक्सेशन करवाएगा। तो प्राइमरी फिक्सेशन करने के बाद प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट जो है अब PGA नहीं बनेगा, OAA बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो C4 पाथवे हाँ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन गया, OAA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। C3 पाथवे में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना था, PGA बना था। ठीक है, 3 कार्बन के थे वो PGA, और OAA 4 कार्बन के हैं। नेक्स्ट और लास्ट लाइन है, इन बंडल सिट सेल। हाँ अभी बात कहाँ की, बंडल सिट सेल के अंदर क्या होता है, रूबिस्को एंजाइम होता है। और मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है, पेप्केज एंजाइम होता है। तो मेसोफिल सेल पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है बंडल सिट सेल को, क्योंकि बंडल सिट सेल के अंदर कौन है, रूबिस्को एंजाइम है। और रूबिस्को एंजाइम की एफिनिटी जो है CO2 के साथ भी होती है और O2 के साथ भी होती है, लेकिन पेप्केज की एफिनिटी ओनली एंड ओनली किसके साथ होती है, CO2 के साथ होती है। तो पेप्केज के पास ये बेनिफिट है। चलो, तो इस तरह से आज का मुलाकात यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।